Good morning, dear student. I am from TSN Senior Secondary School. I teach in class 11th chemistry, chapter number 2, structure of atom. स्टार्टिंग कर चुके हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के और आज इसका हम देख रहे हैं पार्ट 6. ठीक है, पार्ट 6 हम इसका आज देख रहे हैं. डियर स्टूडेंट, आपको ध्यान होगा पार्ट 5 जो था इसका, उसमें हमने दो थ्योरीज स्टडी करी थी. ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर. ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर जो है वो समझाया था किसने? देव ब्रॉगली, एक साइंटिस्ट ने, जिसने बताया था कि भाई मैटर जो होता है उसकी दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं. कभी कभी वो वेव की तरह जो है ट्रीट होता है और कभी कभी ऐसे पार्टिकल ट्रीट होता है. और अगर हम बात करें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, जो कि हमने पार्ट 5 में ही स्टडी किया था, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मोमेंटम और पोजीशन जो है उसको एक साथ काउंट या डिटेक्ट नहीं किया जा सकता किसी माइक्रोस्कोपिकल पार्टिकल के लिए. ठीक है, ये हमने बात करी थी. उसके लिए आज हम पार्ट 6 की स्टार्टिंग कर रहे हैं क्वांटम नंबर्स से. ठीक है, क्वांटम नंबर्स. तो देखिए क्वांटम नंबर्स होते क्या हैं. ठीक है, यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है क्वांटम, क्वांटम एक्चुअली में वर्ड आता है जब कोई लाइट कंटिन्यूस फॉर्म में ना आकर एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में आती है. यही प्लैंक थ्योरी में हमने स्टडी किया था. ठीक है, जब आपने अगर देख लिया वो वीडियो तो आपको ध्यान होगा जब लाइट कंटिन्यूस फॉर्म में ना आके एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में आती है तो उन एनर्जी पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं? क्वांटा या फोटोन. तो वहीं से वर्ड आ रहा है क्वांटम. ठीक है, अब क्वांटम नंबर्स देखिए क्या होते हैं. दे हैव 4 टाइप. इनके 4 टाइप होते हैं. दे प्रोवाइड द कंप्लीट इंफॉर्मेशन. दे प्रोवाइड द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम. ये किसी भी एटम में किसी भी इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल करा देते हैं. ठीक है, कौन? ये 4 क्वांटम नंबर जो भी हमें स्टडी करने हैं, इसलिए इन्हें इलेक्ट्रॉन की जन्म कुंडली भी कहा जाता है. इन 4 क्वांटम नंबर्स को इलेक्ट्रॉन की जन्म कुंडली भी हम कह सकते हैं. ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक. अब देखिए इन क्वांटम नंबर को स्टडी करने से पहले आप एटम का जो स्केलेटन है उसको एक बार समझ लीजिए, ताकि आप जब ये क्वांटम नंबर स्टडी करें तो आपको प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, तो देन देखिए डियर स्टूडेंट, आपको ध्यान होगा कि ये तो सेंटर में मैंने बनाया है न्यूक्लियस, जिसमें आप देख सकते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है. P और N, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. ठीक है, न्यूक्लियस में हमेशा आपको ध्यान रखना है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं. फिर उसके बाद पहला शेल है जिसको मैंने बोला है K, दूसरा शेल जिसको मैंने बोला है L, तीसरा शेल M और चौथा शेल है N शेल. ठीक है, तो KLMN ये 4 रिंग्स मैंने बना दी. इन्हें हमने शेल बोला है, शेल या ऑर्बिट बोल सकते हैं. KLMN. ठीक है, KLNM. और इसे आप इस तरह से भी नोट कर सकते हैं. K के लिए N इजिकल टू क्या होता है 1, L के लिए N इजिकल टू 2, M के लिए N इजिकल टू 3 और N के लिए N इजिकल टू क्या होता है 4 होता है. ठीक है, अभी N क्या है वो अपन बात करेंगे, क्योंकि N एक्चुअली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही है. ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है इन ऑर्बिट्स में कितने कितने आ सकते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं. तो देन देखिए K में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन ही आते हैं. 2 इलेक्ट्रॉन ही आप इसमें फिलअप कर सकते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ 2 फिलअप हो सकते हैं K में. L में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 + 6 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन जो है L में फिलअप हो सकते हैं, भरे जा सकते हैं. M जो है, M में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 + 6 + 10 यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन जो है M जो है शेल आपका उसमें भरे जा सकते हैं. और N में कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं? 2 + 6 + 10 + 14 यानी कि 32 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें फिलअप हो सकते हैं. किसमें? लास्ट के शेल N में. ठीक है, ये तो बात हो गई यहाँ तक कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने के आएंगे. इसमें K में 2, L में 8, M में 18 और N में 32. ठीक है, ये भी आपने देख लिया. अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैसे हमारा घर होता है और घर के अंदर भी कमरे बने हुए होते हैं. बात समझ में आ गया. जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपका अगर हम इस चीज़ को ऐसे समझे कि आपकी कोई स्कूल है, जिस स्कूल में आपके 50 रूम है. अब आपको कोई फैमिली मेम्बर है जो कि आपको स्कूल कोई अर्जेंट काम से आपके स्कूल आ रहा है, आपको लेने आ रहा है. ठीक है, क्या आज आपको जो है वो जल्दी छुट्टी आपको चाहिए और वो आपको लेने आ रहा है. तो उस पर्सन को, जो आपका फैमिली पर्सन है जो आपको लेने आ रहा है स्कूल में, उस पर्सन को आपके बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए कि आप किस स्कूल में हो और स्कूल में भी किस कमरे में बैठे हो अभी. ठीक है, तब जाकर वो सही जगह पर आपके जो है पहुंच पाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही है कि आपने यहाँ पर KLMN तो बता दिया, KLMN. ठीक है, ये तो बता दिए. ठीक है, ये तो इलेक्ट्रॉन के घर हो गए. बट घर में भी कमरे हैं. ठीक है, जैसे हमारा घर जो होता है, घर में भी 3, 2, 5 जितने भी कमरे हैं. ठीक है, तो अब वो जो कमरे हैं आप किस कमरे में अवेलेबल है. ठीक है, तो ये पूरी कंप्लीट नॉलेज होना जरूरी है. ऐसे ही KLMN में भी सब शेल्स होते हैं. ये तो क्या हो गया? शेल्स. KLMN क्या हो गए? शेल्स हो गए. इनमें भी सब शेल है.
ठीक है, कि सब शेल यानी कि क्या होगा, उनके लिए रूम्स होगा कि किस रूम में वो अवेलेबल होगा। तो देन देखिए के में ओनली एक ही सब शेल होता है 1s, के में ओनली एक ही सब शेल होता है 1s, इसे सब ऑर्बिट भी बोल सकते हो या सब शेल बोल दो। एल में 2 सब शेल होते हैं 2s और 2p, एम में 3 सब शेल होते हैं 3s 3p और 3d, और एन में 4 सब शेल होते हैं 4s 4p 4d और 4f। ठीक है, बात समझ में आ गई? वापस समझाता हूँ। के में एक ही सब शेल होता है 1s, एल में 2 सब शेल होते हैं 2s 2p, एम में 3 सब शेल होते हैं 3s 3p 3d, और एन में 4 सब शेल होते हैं 4s 4p 4d और 4f। किसी में भी इलेक्ट्रॉन जो है वो अवेलेबल हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक? तो ये तो बात हो गई इसकी, क्लियर। अब आप देखिए यहाँ पर शेल और ऑर्बिट, अभी हमने जिनको बताया है के एल एम एन, उनमें सब शेल कौन कौन से थे? अभी मैंने बताया कि के में ओनली 1s होता है, एल में 2s और 2p, ठीक है, एम में 3s 3p 3d, और एन में 4s 4p 4d और 4f। ठीक है, ये आपने देखा। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें कितने आ सकते हैं मैं बता चुका हूँ कि के में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, सिर्फ 2। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। ठीक है, ये आपने देखा था कि कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं के में, 2। एल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 + 6 8। एम में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन? 2 + 6 + 10, ये देखा था आपने, 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और एन में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 + 6 + 10 + 14, यानी टोटल 32 इलेक्ट्रॉन जो है इसमें फिलअप हो सकते हैं। ऐसा क्यों कि इतने इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहे हैं? उसके भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि देखिए एस कोई सा भी हो, चाहे 1s हो, चाहे 2s हो, चाहे 3s हो, चाहे 4s हो, देख सकते हैं आप 1s 2s 3s 4s कोई सा भी हो, उसमें एक ही ब्लॉक होता है। और एक ब्लॉक जो होता है, एक ब्लॉक में हम कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? सिर्फ 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक है, एक ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो एस में एक ही ब्लॉक होता है। पी जो होता है, ठीक है, चाहे वो पी कोई सा भी हो, 2p हो 3p हो या 4p हो, उसमें कितने मैक्सिमम ब्लॉक होते हैं? 3। और 3 ब्लॉक हैं, तो एक ब्लॉक में मैंने बताया भाई एक ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 2। तो 3 ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। डी में 5 ब्लॉक हैं, तो 5 का डबल कर लीजिए, कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। एफ में 7 ब्लॉक्स हैं, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 7 का डबल कर दीजिए, 14 इलेक्ट्रॉन इसमें फिलअप हो सकते हैं। तो अब आप इसी चीज़ को इससे लिंक करके देखिए, के में मैंने बताया कि ओनली एस 1s होता है, तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? अभी बताया मैंने कि कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? सिर्फ 2। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमने लिखा था कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें सिर्फ 2 ही आएंगे। एल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? एल में देखिए 2s में तो 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? p में भी बताया मैंने 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, तो 2 + 6 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। एम की हम बात करें तो 3s, एस आते ही आप समझ जाओगे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6। और d में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 10। या भी आपने देखा कि d में 5 ब्लॉक है, तो डबल कर लो इसका, 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो टोटल यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं आपके पास? 18। ठीक है, ऐसे हम बात करें एन की, तो देखिए 4s, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 इलेक्ट्रॉन, और f में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 7, क्योंकि आपने यहाँ पर देखा था ना कि f में कितने ब्लॉक है? 7 ब्लॉक है, तो डबल कर दो इसका, 14 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं। तो टोटल 2 + 6 + 10 + 14, तो टोटल यहाँ पर 32 इलेक्ट्रॉन जो है n में भरे जा सकते हैं। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे k में, l में 8 इलेक्ट्रॉन, m में 18 इलेक्ट्रॉन, और n में 32 इलेक्ट्रॉन जो है वो भरे जा सकते हैं, फिलअप हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम बात करें ऑर्डर ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से जो है इनमें जगह दी जाएगी, किस तरह से इन्हें भरा जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट, सबसे पहले के शेल को भरा जाता है, इलेक्ट्रॉन से के शेल को भरा जाता है। के में अभी आपने देखा ऊपर के सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो आप मान लो कि आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो आप 2 इलेक्ट्रॉन तो के में भर दोगे, और तीसरे इलेक्ट्रॉन को किस में जगह दोगे? एल में। ठीक है, तो के बाद भरा जाएगा एल इलेक्ट्रॉनों से, फिर एल के बाद कौन भरा जाएगा? एम, और एन के बाद कौन भरा जाएगा? सबसे लास्ट में एन भरा जाएगा इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले के में इलेक्ट्रॉन को जगह देंगे, जब ये पूरा भर जाएगा तो फिर उसके बाद एल में इलेक्ट्रॉन आएंगे, जब एल भी पूरा भर जाएगा तो एम में इलेक्ट्रॉन आएंगे, और एम भी आपको पूरा भर गया इलेक्ट्रॉन से, तो फिर एन में इलेक्ट्रॉन्स को आप जगह देंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखिए इसके बाद ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, के की एनर्जी आप देख सकते हैं सबसे कम है इस ऑर्डर में, के की एनर्जी सबसे कम है, और सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है? एन की। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी एन की है, इस वजह से ही हम इलेक्ट्रॉन को इसमें सबसे लास्ट में भरते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि एनर्जी और स्टेबिलिटी में एक दूसरे के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशनशिप होता है। एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? स्टेबिलिटी के। ठीक है, तो एन में अगर आप सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एन में भर दोगे, के में ना डालकर किस में भर दो? अगर
n में आप इलेक्ट्रॉन को डाल दो, ठीक है, तो वो n पे जाकर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसकी एनर्जी क्या है, सबसे ज़्यादा, तो एनर्जी ज़्यादा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। इसलिए k में सबसे कम एनर्जी है k की इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग, तो देखिए एनर्जी कम, तो k में जाने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, हाईली स्टेबल हो जाएगा, इसलिए k में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भेजे जाते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप जो अभी का जो मैंने आपको ये मॉडल पढ़ाया है, ठीक है, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का स्केलेटन दिया है, ठीक है, नॉलेज दिया मैंने आपको, ये आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम प्रिपेयर्ड हैं अब क्वांटम नंबर्स पढ़ने के लिए। तो डियर स्टूडेंट, ऊपर मैंने बता दिया था कि हमें 4 क्वांटम नंबर स्टडी करने हैं। 4 क्वांटम नंबर में से इस वीडियो में हम पहला क्वांटम नंबर स्टडी कर रहे हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बाकी की जो 3 क्वांटम नंबर्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सबसे पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे रिफर किया जाता है स्मॉल n के साइन से, स्मॉल n के साइन से रिफर किया जाता है, ठीक है। इट डिटरमाइन द साइज एंड द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट। ये ऑर्बिट की एनर्जी और ऑर्बिट के साइज को बताता है। विद इंक्रीज द वैल्यू ऑफ n, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू बढ़ेगी, द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस आल्सो इंक्रीज। तो जो न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि k के लिए n की वैल्यू क्या थी 1, फिर L के लिए n की वैल्यू क्या थी 2, m के लिए n की वैल्यू क्या थी 3 और n के लिए n की वैल्यू क्या थी 4। यहाँ पर स्मॉल n यही था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है 1 2 3 4, एटॉमिक साइज भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एक एक शेल नया ऐड होता जा रहा है और एटॉमिक साइज भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गई यहाँ तक। तो आपको ध्यान रखना है कि n की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियस तो है सेंटर में और बाहर अगर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो उसके बीच का जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच का वो भी बढ़ेगा। द नंबर ऑफ अलाउड सबशेल्स गिवन बाय द फॉर्मूला n²। जो अलाउड सबशेल्स हैं उनको जो है एक फॉर्मूला से दिया जाता है n², ठीक है। तो अभी मैंने जैसे आपको बताया कि k जो है, k के लिए n की वैल्यू क्या है 1, L के लिए n की वैल्यू क्या है 2 और n के लिए n की वैल्यू क्या है 3 और इसके लिए n की वैल्यू क्या है 4, ठीक है। तो आप देखिए k में ये फॉर्मूला लगा के आप देखिए n की वैल्यू इसके लिए 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, यानी कि इसमें एक ही क्या है सब शेल है और वो एक सब शेल कौन है 1s, ठीक है ना। आप बात करें L की, तो इसके लिए n की वैल्यू क्या है 2, तो आप 2 का स्क्वायर करिए, यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, यानी कि 4 यहाँ पर जो है सब शेल्स हैं। 4 सब शेल क्यों है, क्योंकि S में 3 है और P में कितने होते हैं, S में सॉरी 1 है और P में कितने होते हैं 3, तो 1 और 3 कितने हो गए टोटल 4 हो गए, ठीक है। अभी आपने देखा ना S में 1 है और P में कितने हैं 3, ठीक है। अब इसके लिए देखिए m के लिए n की वैल्यू 3 है, तो 3 का आप स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, तो 9 देखिए कैसे, S है इसमें, P है और D है। S में तो 1 ही होता है, P में होते हैं 3 और D में होते हैं 5, तो 1 3 और 5 जोड़ लीजिए, आप कितने हो गए टोटल 9 हो गए, ठीक है। इस तरह से आप जो है इस फॉर्मूला को यूज में ला सकते हैं कि कितने मैक्सिमम सब शेल हैं, सब शेल मतलब ये ऑर्बिट्स कितने हैं, ठीक है, या ये ब्लॉक कितने हैं, उसको इस फॉर्मूला से काउंट किया जा सकता है, ठीक है। द नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन ए ऑर्बिट इज गिवन बाय 2n², और एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उसको आप 2n² फॉर्मूला से निकालते हैं। बहुत इजी फॉर्मूला है, वैसे भी मैं पहले इलेक्ट्रॉन बता चुका हूँ। तो देखिए 2n², अभी मैंने बताया k के लिए n की वैल्यू क्या है 1, तो देखिए इसका 2n² करिए, 2 1 का स्क्वायर, तो 2 × 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 ही आएगा, ठीक है। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं k में। अब देखिए L के लिए n की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 लगाइए, 2 × 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो 2 × 2 का स्क्वायर टोटल कितना आ गया 8 आ गया, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और 4 × 2 8, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन ही देख सकते हैं आप, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे। अब ऐसे देखिए n की वैल्यू इसके लिए 3, m के लिए n की वैल्यू क्या है 3, तो देखिए यहाँ पर 3 लगाइए, ठीक है। 2 3 का स्क्वायर, 2 × 3 का स्क्वायर, तो 2 × 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर तो हो गया 9 और 9 × 2 18, ठीक है। तो देखिए आप 18 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे इसमें। तो ये दोनों फॉर्मूलाज कैसे यूज में आ रहे हैं वो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने सबसे पहला क्वांटम नंबर स्टडी किया है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हम रेफर करते हैं स्मॉल n के साइन से, जो साइज बताता है और एनर्जी बताता है ऑर्बिट्स की, और जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस है उसका बीच का डिस्टेंस भी बढ़ेगा। बात समझ में आ गई यहाँ तक, ठीक है। 2 फॉर्मूलाज मैंने दिए हैं, दोनों फॉर्मूलाज को मैंने अप्लाई करना भी बताया। हो सके तो आप वापस इस वीडियो को देख सकते हैं, दोनों फॉर्मूलाज को मैंने अप्लाई करना बताया है। ये सारी जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताई है, k एलिमेंट और किस तरह से इनमें इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होंगे, क्या इनमें सबशेल्स होते हैं, ठीक है, इनके बारे में आपको मैंने नॉलेज दी है। एक चीज़ मैंने और बताई थी आपको कि एक ब्लॉक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सिर्फ 2,
बात समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए, तो बहुत जल्दी मैं इसका पार्ट 7 लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।